Jai Hind. I'm Prashant, faculty at Sandeep Sir's Doon Defense Academy, and today's session is about recent developments around the world and around the country. ये आज आपकी क्लास करंट अफेयर्स की क्लास है. हम उन टॉपिक्स, उन पर्सनालिटीज को, उन इवेंट्स को देखेंगे जिन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ मई में न्यूज़ बनाई है अराउंड द वर्ल्ड. शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कोविड वैक्सीन कंट्रोवर्सी से. ये यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में जो एक फार्मास्यूटिकल जाइंट है एस्ट्राजेनेका एजी ने एक्सेप्ट करा है कि कुछ रेयर केसेस में कोविड वैक्सीन जो उन्होंने डेवलप करी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. एंड यही फॉर्मूला इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनाया था कोविशील्ड बनाने के लिए. तो हम देखते हैं क्या वो कंट्रोवर्सी है. UK-based pharmaceutical giant AstraZeneca admitted that its COVID vaccine could cause blood-related side effects in very rare cases. Thrombosis हो सकता है, but in very rare cases. ठीक है, थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है. ये एस्ट्राजेनिका का फॉर्मूला ही सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनाया था 2020 में टू डेवलप कोविशील्ड. कुछ इस तरीके से साइड इफेक्ट हो सकते हैं. थ्रोम्बोसिस बहुत रेयर केसेस में, बट ये कंट्रोवर्सी अराउंड द वर्ल्ड डेवलप हो चुकी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ने इस फॉर्मूले के साथ ही अपनी वैक्सीन बनाई थी, इंक्लूडिंग इंडिया. बट अभी तक इतने केसेस नहीं आए एंड वेरी रेयर जिसे कहा गया है. इस तरीके से कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में. थ्रोम्बोसिस एक ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं. दूसरी एक रीसेंट डिस्कवरी मैक्सिको में हुई है अबाउट ब्लू होल, एंड इट हैज बीन फाउंड दैट तामजा ब्लू होल इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल. ओशन के अंदर जो सिंक होल होते हैं कुछ इस तरीके से, आप देखिए, ये डिस्कवरी हुई है मैक्सिको में. And what is a blue hole? Blue holes are water-filled vertical caverns found in coastal regions where the bedrock is made of soluble materials such as limestone, marble और gypsum. Blue hole पानी से भरी गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां आधारशिला धुलनशील सामग्री जैसे चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम से बनी होती हैं. आप एक बार ये फोटो देख लीजिए एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नाम याद रखना है, तामजा ब्लू. एंड ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ इसकी डिस्कवरी हुई है? मैक्सिको में. आगे बढ़ते हैं. ब्रू कम्युनिटी, इन्होंने पहली बार त्रिपुरा में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसकी वोटिंग में पार्टिसिपेट करा है. ये एक तरीके से मिजोरम स्टेट में इनकी मिजो ट्राइब्स से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उसके बाद ये त्रिपुरा माइग्रेट करे थे एंड पहली बार इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करा है. ठीक है, दिस इज देयर फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. एंड ये मिजोरम से माइग्रेट हुए थे. जो वहाँ की एथनिक कम्युनिटी है मिजोस, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. इन्हें रीक्स भी बोला जाता है, रियांग, सॉरी, इन्हें रियांग. Over 32,000 Bru migrants, also called Riang, fled Mizoram to the bordering state of Tripura, nearly in the wake of ethnic clashes with the majority Mizo tribe, and came to Tripura in 1997. एक बहुत ही बड़ा एथनिक क्राइसिस उस समय मिजोरम में हो गया था एंड ये लोग त्रिपुरा में शिफ्ट हो गए. अब वहाँ पे जब इन्हें माइग्रेट करा गया, इनकी शिफ्टिंग हुई, इन्हें कुछ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, कुछ पावर्स मिली, तो उसके तहत 97 के बाद 2024 में इन्होंने पहली बार लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कराए. दो जो वहाँ की असेंबली इलेक्शंस होते थे वहाँ ये पार्टिसिपेट कर रहे थे. नाउ वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट, एक ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में एंड वहाँ पे कोरल्स होते हैं. कोरल्स एक एल्जी फॉर्म के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मरीन एनवायरनमेंट में, एक मरीन इकोसिस्टम में डेवलप होते हैं एंड बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं मरीन इकोसिस्टम का.
ग्रेट बैरियर रीफ का मैं इसका इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ दैट इट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया में ये लोकेटेड है। आप आज सर्च करिएगा इंटरनेट में अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ, उसमें भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है एंड जिससे मरीन एनवायरनमेंट पूरी तरीके से अफेक्ट हो रहा है। सो व्हाट डज वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट सेज? पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक ये इसलिए न्यूज़ में है कि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है एक्वेरियम के अंदर नीदरलैंड्स में। ये जो कोरल्स हैं इनको डेवलप करा जा रहा है, दुनिया की अलग अलग लोकेशंस को कोरल से लाया जा रहा है एंड वहाँ पे एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नीदरलैंड्स में स्टार्ट हो गया है। So World Coral Conservatory Project hopes to create a bank of corals in aquariums across Europe that could be used to repopulate the wild coral reefs. एंड जैसा मैंने बताया अभी आपको, ये नीदरलैंड्स में शुरू हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे अभी शुरू हुआ है ना। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी को यूरोप भर के एक्वेरियम में एक बैंक बनाने की उम्मीद है जिसका उपयोग जंगली कोरल को फिर से आबाद करने के लिए किया जा सकता है। आप आज जरूर एक बार सर्च करिएगा अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ्स। इंडिया में भी कुछ कोरल रीफ्स हैं, चाहे वो लक्षद्वीप में हो, अंडमान में हो। एंड व्हाई this coral conservatory project is in news? A Netherlands zoo has planted a self-bred corals that could one day repopulate heat-stressed reefs. ये देखिए, ये कोई डीप सी डाइवर्स हैं जो एक कोरल का वो कलेक्ट कर आ रहे हैं एंड यही एक्वेरियम्स में शिफ्ट होंगे। नाउ एक बहुत ही बड़ा ब्रांड एप्पल, उस पे कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने एक्यूज करा है उसको फॉर ब्लड मिनरल्स। ब्लड मिनरल्स वो होते हैं, वो मिनरल्स जो उस जगह से एक्सट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है, एक तरीके का सिविल वॉर। सो दीज आर ब्लड मिनरल्स। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज एक्यूज्ड यूनाइटेड स्टेट्स टेक जायंट एप्पल ऑफ ब्लड मिनरल्स सोर्स फ्रॉम द कंट्रीज वॉर-टर्न ईस्टर्न रीजन इन इट्स प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया ब्लड मिनरल्स वो होते हैं जो कन्फ्लिक्टेड एरिया से एक्सट्रैक्ट होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है बहुत ही लो लेबर पे, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी होती है, तो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करा जाता है ऐसे रीजन्स को। Blood minerals, also known as conflict minerals, are minerals that are mined in areas where violence, human rights violation and conflict are intertwined with their extraction. रक्त खनिज इन्हें कहते हैं हिंदी में, जो ऐसे खनिज हैं जिनका खनन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और संघर्ष उनके निष्कर्षण के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक बार ये फोटो देख सकते हैं किस तरीके से, एंड ये ज़्यादातर अफ्रीका में होता है बिकॉज अफ्रीका हैज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। एक सबसे मिनरल अबेंडेंट एक जो कॉन्टिनेंट है दैट इज अफ्रीका। Then again, a big news is coming from the Indian Ocean. Seychelles is an island country in Indian Oceans and वहाँ पे spot किया गया है blue whales को। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 1963 से 66 के बाद बीच में जो वेलर्स थे, जो फिशरमैन थे, जो स्पेशली वेल्स को टारगेट करते थे, उन्होंने अराउंड 1200 वेल्स का शिकार करा था एंड अभी ये वापस सेशल्स के पास इन्हें स्पॉट किया गया है। एंड ब्लू वेल जो कंट्रोवर्सी है वो 19th सेंचुरी से चल रही है, 1898 से, जब ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ वेल्स एक्सटिंक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ ह्यूमन डिजायर टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल। तब वेल्स के जो ऑयल होता था वेल से लिया जाता था जिससे लैम्प को जलाया जाता था एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। 80 to 90% ऑफ वेल पॉपुलेशन डिसअपियर हो गई थी उस 19th सेंचुरी के एंड ऑफ द डिकेड में। एंड वेल आर द लार्जेस्ट क्रीचर्स ऑन अर्थ, है ना। अराउंड 12 to 24 मीटर्स का इनका लेंथ होता है, डायमेंशंस होते हैं जो एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़े हैं। सो ब्लू वेल्स में कम बैक नियर द सेशल्स आफ्टर 60 years. Their population experienced
89 to 97% decline due to commercial whaling activities worldwide that started in North Atlantic in 1868. एंड ये एक बहुत ही शानदार जानवर है जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, तो ये बहुत बिग न्यूज़ अभी बना रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जीरो शैडो डे। आई होप आप ज्योग्राफी के टॉरेट जोन के कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर होंगे। टॉरेट जोन इज अ एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये वो एरियाज होते हैं जहां पे सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है साल में 2 बार। तो अभी जो इंडियन स्टेट्स हैं बिलो झारखंड, रांची से नीचे जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, तो वहां पे जीरो शैडो डे, इस तरीके से आपकी शैडो नहीं बनती है। ये जो फोटो है ये बैंगलोर में लिया गया रिसेंटली, 1 मई को उन्होंने ऑब्जर्व करा है, कई स्टेट्स कर रहे हैं, गोवा ने अभी इसे ऑब्जर्व करा है। जो भी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सदर्न में हैं वो ये ज़ीरो शैडो डे एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक बहुत ही एक खूबसूरत जोग्राफिकल फिनोमेना है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ उत्तराखंड जहाँ से अभी मैं बात कर रहा हूँ, देहरादून में, यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता बिकॉज ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है। बट जो भी टॉरेट जोन में है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस जोग्राफिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एवरी ईयर, फॉर every point on earth between tropic of cancer and tropic of capricorn there are 2 zero shadow days। प्रत्येक वर्ष कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु पर 2 शून्य छाया दिवस होते हैं। आप देख लीजिए फोटो में कि बिल्कुल भी शैडो नहीं दिख रही है ना। एंड ये ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखा हैं समझने के लिए। जो बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफिकली, चाहे वो क्लाइमेट हो चाहे वेजिटेशन हो, वो किसी एरिया में अलग क्यों होता है अर्थ में और दूसरी एरिया में अलग क्यों होता है। ये देखिए एक बार, ये स्पेशल कोई फोटो लिया गया है टू मार्क द इवेंट, एंड ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि इसी साल हुआ, ये हर साल होता है। ऑन दीज 2 days when the sun is exactly overhead at noon and it will cast no shadow of object on ground। यहाँ पे कोई भी छाया नहीं देखी जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, 8 स्टेट्स के थ्रू ये क्रॉस होता है। ये आपका होमवर्क है, आप चेक करिए कि कौन से वो 8 स्टेट्स हैं, तो उसके नीचे ही ये इवेंट को ऑब्जर्व करा जा सकता है। देन वन इंडियन named Alok Shukla, he is making news because he has won the Goldman Environmental Prize 2024। आलोक शुक्ला एक फॉरेस्ट हैं हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पेड़ों को काट कर कोल माइनिंग करी को मतलब प्रपोज करा गया था। एंड आलोक शुक्ला प्रोटेस्ट के लीडर थे, इन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड करा एंड इसकी वजह से इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से इनको सम्मानित करा गया है। बाकी देशों से भी लोगों को मिला है। ये आलोक शुक्ला है, ये प्रोटेस्ट ही इज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड हैज बीन अवॉर्डेड विथ प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर 2024। आप अगर यहाँ पे आपको फोटो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार आज गूगल में सर्च जरूर करिएगा इनको। फोटो ऐसे हीरोज़ को हमें एटलीस्ट इनकी पिक्चर्स हमें दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट मैंने आपको बताया, हसदेव अरण्य फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ में है, इसको लीड करा था आलोक शुक्ला ने, है ना। अराउंड 4,45,000 एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने प्रिजर्व करा अपने प्रोटेस्ट के थ्रू, अदरवाइज इसको कोल माइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड जैसा हमें पता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने की कितनी नीड है, इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर। ये देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देन इसरो ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023। इस रिपोर्ट में उन सारी सैटेलाइट्स को लिस्ट करा गया है जो आज तक इसरो ने लॉन्च करी हैं, कौन अभी फंक्शनल है, कौन नॉन फंक्शनल है, कितना डेब्री अभी स्पेस में है। डेब्री जो जब डिसफंक्शनल हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, ये जो
सैटेलाइट्स होती हैं, तो जो इनका कूड़ा वहाँ पे रहता है उसको डेब्री हम कहते हैं। एंड ये जो रिसेंट ऑब्जर्वेशन है इस रिपोर्ट में, दैट इज 3,143 ऑब्जेक्ट्स एडेड इन 2023 फ्रॉम 212 लॉन्चेस वर्सेस 2,533 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 179 लॉन्चेस इन 2022। जैसे हम देखते हैं कि अराउंड 600 ज़्यादा लॉन्चेस, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च करा गया है स्पेस में। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड का है, ये केवल इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड वाइड का है। क्योंकि जब भी ऐसी रिपोर्ट्स बनती हैं, हर कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऐसे रिपोर्ट्स बनाती है। एंड हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, अभी तक टोटल ऑफ 127 इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च्ड टिल 31 दिसंबर 2023। अभी स्पेस में इंडिया की 127 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं। इनमें कुछ फंक्शनल हैं, कुछ डिसफंक्शनल हैं, है ना। एंड देयर आर 3 एक्टिव इंडियन डीप स्पेस मिशंस। जैसे हमें पता है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है, आदित्य L1 जो जनवरी में एक L1 में है लैंग्रेजन पॉइंट जो सन के कोरोना को स्टडी कर रहा है, एंड चंद्रयान 2 प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये डीप स्पेस मिशंस हैं इसरो के। तो 127 इंडियन सैटेलाइट्स टिल नाउ हैव बीन लॉन्च्ड बाय इसरो। एक यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ की नेवल फोर्सेस हैं, वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो अपनी शिप्स में यूज़ करती हैं, इंडिया भी उसको अडॉप्ट करना चाहता है। इससे एफिशिएंसी बनती है, फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, मैकेनिकल जो अभी प्रोपल्शन सिस्टम है उसके कंपैरिजन में बैटरी से चलता है। तो इंडियन नेवी इज लुकिंग टू इंडक्ट इलेक्ट्रिक propulsion technology in its future warships, एंड इसका अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन यूनाइटेड किंगडम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन फॉर नेवी सिस्टम ये बताया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि किस कंट्री के साथ इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है, तो इट इज यूनाइटेड किंगडम। एक बार आप नोट कर लीजिएगा, विद यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट इज स्मार्ट। एक सिस्टम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। टॉर्पीडो शायद आपको पता होगा कि सबमरीन से जो मिसाइल लॉन्च होती है उन्हें टॉर्पीडो कहा जाता है। तो डीआरडीओ ने एक नेक्स्ट जनरेशन का एक स्मार्ट सिस्टम, एक टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम। टॉर्पीडो जैसे मैंने आपको बताया कि सबमरीन से जो ऊपर शिप्स होती हैं उनको टारगेट करा जाता है, तो उसको अभी इंडक्ट करने वाला है इंडियन नेवी में। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट सिस्टम ऑन 1 मई 2024 फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। डीआरडीओ ने स्मार्ट प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण करा। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्मार्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज एन एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी। एक सबमरीन को काउंटर करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है। केवल इतना ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्मार्ट। ठीक है, तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, इट इज लाइकली टू बूस्ट एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन नेवी। एंड जैसा हमने देखा, व्हाट इज टॉर्पीडो? ए टॉर्पीडो इज अ टाइप ऑफ मिसाइल और बॉम्ब फायर्ड अंडर वाटर। इस तरीके से एक सिगार शेप का ये मिसाइल होता है। सबमरीन्स आपको पता होंगी जो डीप ओशन में नीचे जो चलती हैं, शिप ऑन द सरफेस ऑफ ओशन चलता है। सबमरीन ये एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। हर कंट्री की नेवीज के पास एक अच्छा खासा सबमरीन का एक बेड़ा होता है, एंड इंडिया के पास भी बहुत सारी सबमरीन्स अभी हैं। सो एक नया अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो हुआ है दिनेश कुमार त्रिपाठी का। ही इज़ द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। 1985 में कमीशन हुए थे थ्रू एनडीए एग्जाम, एंड ही इज़ नाउ द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दिनेश कुमार त्रिपाठी।
इन्होंने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। इनका एक वीडियो भी जब ये अपनी ओथ लेने जा रहे थे तो ही टुक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज मदर, एंड ये वीडियो थोड़ा वायरल हुआ था। दिनेश कुमार त्रिपाठी, नेवी के बारे में आपको पता होगा, और जैसे 2 कमांड्स होती हैं नेवी की, एक वेस्टर्न कमांड है जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, एक ईस्टर्न कमांड है जिसके हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम में है, एक सदर्न कमांड है वो ट्रेनिंग कमांड है। नाउ आजकल हर जगह एआई की ही बातें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फुटबॉल का फील्ड भी इससे अछूता नहीं है। टैक्टिक एआई इसको कहा गया है, एंड इसमें प्रेडिक्ट करा जा सकता है कॉर्नर किक्स को। Google's DeepMind has developed a tactic AI that can provide experts with tactical insights in football. Google के DeepMind ने टैक्टिक AI विकसित किया है जो फुटबॉल में विशेषज्ञों को सामरिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। ये मैं आपको बताता हूं इस तरीके से। ये जो कॉर्नर किक्स होती हैं, द टैक्टिक AI predicts the outcome of corner kicks using geometric deep learning approach to create more generalizable models of the field. इससे प्रेडिक्ट करा जा सकता है कॉर्नर किक्स के कि गोल होगा या नहीं होगा, एंड ये पूरा मैथ्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कोर्स। नाउ जो रिसेंट अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व होता है 3 मई को, तो उस दिन एक इंडेक्स मीन्स सूचकांक जो कंपेयर करता है कंट्रीज की परफॉर्मेंस को किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो एक ऐसा ही इंडेक्स होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये इस चीज़ को मेजर करता है कि किसी कंट्री में जो प्रेस है, जो जर्नलिज्म है, उसको कितनी फ्रीडम है। तो जो कंट्रीज अभी टॉप में हैं वो हैं नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ये टॉप रैंक में है कि यहाँ पे जो प्रेस जर्नलिस्ट होते हैं इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है कि ये इन पे गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटी का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, इसमें इंडिया का रैंक पूछा जाता है, तो इंडिया का रैंक इज़ नाउ 159 अमंग 180 कंट्रीज इन एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एंड जो टॉप में है, या तो टॉप को ही पूछा जाएगा, इट इज़ नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, ये टॉप 3 हैं। एंड इसको रिलीज करा जाता है, एक पेरिस बेस्ड एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो इसको रिलीज करता है हर साल ऑन 3 मई, एंड 3 मई इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। So this is about World Press Freedom Index. It is released by Paris-based Reporters Without Borders and it is published on 3 May. 3 May इसलिए क्योंकि इस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। आपको ये डेज भी याद रखने हैं, जैसे हर महीने कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, तो आपको इसकी भी अपनी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, वो भी हम देखेंगे। एक मरीन स्पेशीज होती है टार्डीग्रेड, अभी मैं इसका फोटो बताऊंगा। तो एक नई डिस्कवर हुई है ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तो इसका नाम चंद्रयान से इंस्पायर्ड, चंद्रयान को डेडिकेट करा गया है। अ मरीन स्पेशीज नेम्ड आफ्टर चंद्रयान, अ न्यू स्पेशीज ऑफ मरीन टार्डीग्रेड डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नेम्ड एज बेटिलिपिस चंद्रयानी। ये तो उसका एक डाइसेक्ट फॉर्म है, बट ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये नेकेड ह्यूमन आई से ऑब्जर्व नहीं होते हैं। This is about tardigrade. They are near microscopic aquatic animals with plumb segmented bodies and flattened heads, and they are also called water bears. आप अगर एक बार इसका फीचर देखें तो आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा ये बियर से रिजेंबल करता है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो टार्डीग्रेड, इसको नाम दिया गया है बेटिलिपस चंद्रयानी। ये डाइसेक्टेड फॉर्म है, ऐसे ये माइक्रोस्कोप से इस तरीके से दिखता है टार्डीग्रेड। होपफुली आपको ये एक आज नया एक एनिमल, एक नई स्पेशीज के बारे में पता चला हो। एक ऐसी मैं आपको एक और बताऊंगा, वो है डुगोंग। आज आप इसके बारे में सर्च करिएगा एंड आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी अबाउट डुगोंग। देन एक ब्लेम गेम जो चलता रहता है दुनिया में, एंड इसमें सबसे टॉप में 2 ही कंट्रीज हैं, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो
यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस ने एक्यूज किया है रशिया को दैट विद यूक्रेन दे आर यूजिंग क्लोरोपिक्रीन। ये एक तरीके से गैस होती है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू ह्यूमन सेंसेशन, एंड इसे सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज करा गया था बोथ बाय अलाइड एंड एक्सेस एंड सेंट्रल पावर्स। The United States accuses Russia of employing the chemical agent chloropicrine in Ukraine, क्योंकि बहुत सारे कन्वेंशंस इसके लिए बने थे, तो इसलिए कन्वेंशंस मीन्स कि इसको रोकने के लिए कि इस तरीके के केमिकल एजेंट्स वॉरफेयर में यूज़ ना करे जाएं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत टाइम तक ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एंड ये सिविलियंस जो इस चीज़ का पार्ट नहीं है वॉर का, उनको भी अफेक्ट करता है। And this is a poisonous gas. It was first used in World War First. ये कलरलेस से येलो कलर का होता है, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल वॉलेटाइल गैसियस फॉर्म में होता है। तो क्लोरोपिक्रिन। So this is the last slide of today. कवच नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक बहुत बड़ा ट्रेन कोलिजन हुआ था, तो फिर इसकी नीड समझी गई थी कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम होना चाहिए, कि जो अभी ट्रैफिक सिग्नल एंड ये चल रहे हैं जिसमें अभी मैनुअल हैं कि कुछ इमरजेंसी SOS जो पायलट्स होते हैं, ऑटो पायलट्स होते हैं इसमें ट्रेन में, उनको ये मिल जाए। ठीक है, तो उसका नाम दिया गया है कवच। It is indigenously developed automatic train protection system. It is a National Indian Railways anti-collision system, and it has been developed by Research, Design and Standard Organization in collaboration with 3 Indian vendors. है ना? It is an electronic system of safety with probability of error being 1 in 10,000 years. ये इतना फुल प्रूफ है कि 10,000 साल में कोई एक एरर इसमें हो सकता है। ये इसकी लिए वाउच करा जा रहा है। रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 3 इंडियन वेंडर्स इनके साथ इसको डेवलप करा गया है। ठीक है, इसके साथ अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो है इसकी इंस्टॉलेशन का। 1 किलोमीटर इसे इंस्टॉल करने के लिए 50 लाख रुपए का खर्चा है, एंड जो अभी इंडियन रेलवेज की लेंथ है दैट इज 68,000 किलोमीटर, एंड जो अभी बजट में इसका कॉपर्स है दैट इज 4,000 करोड़, अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस। तो थोड़ा सा अभी इसको इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, ग्रेजुअली विथ फेजेस ये होगा, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि फ्यूचर में इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो जिस तरीके से आंध्र प्रदेश विजयनगरम में होता है, या कभी कभार हम ऐसे मिसहैप सुनते रहते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप नेक्स्ट सेशन में और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट करंट अफेयर्स। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, उसमें बाकी जो भी अपडेट्स आते हैं उन्हें फॉलो करिए, एंड फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.